गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज बेटा बात करेंगे हम अपने चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के अंदर जो लेक्चर हमारा कल चल रहा था किसके ऊपर बेटा, कि वहां पर क्या है, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर की क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए फॉर लिगेशन ऑफ डीएनए और एलियल डीएनए। तो कौन कौन सी फीचर थी? पहली फीचर हमने डिस्कस करी थी ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए वहां पर एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए। ठीक है, इसका कारण भी बताया था मैंने कि एक ही ओरिजिन ऑफ साइट जो है, रेप्लिकेशन वाली जो साइट है वो एक क्यों होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में बात करी थी हमने। और हम बात कर रहे थे किसके बारे में? क्लोनिंग साइट्स के ऊपर बात कर रहे थे हम। ठीक है, किसके ऊपर बात कर रहे थे बेटा? क्लोनिंग साइट्स के ऊपर बात कर रहे थे। और ये पीवीआर 322 वेक्टर था, इसके बारे में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, तो मल्टीपल आपको क्या रिकॉग्निशन साइट्स आपको देखने को मिल रही थी इसके ऊपर। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अलग अलग क्या है, इसके अंदर क्या थे बेटा आपको? रेस्ट्रिक्शन साइट थी, रिकॉग्निशन साइट थी। ठीक है, पीवीयू 1 था, पीएससी 1 था, इको आर 1 था, सीएलए 1 था, हीलो 3 था, बैन एच 1 था, एसएल 1 था। और इसी पीवीआर 322 का जो आपका जो वेक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर दो आपकी क्या थी, आपकी क्लोनिंग साइट थी, जहां पर हम अपने डिजायर्ड डीएनए के सेगमेंट को, जीन को हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो साइट कौन सी थी? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एंटीसिलिन वाली। ठीक है, तो इसके बारे में कल डिस्कस किया था और हम बात कर रहे थे कि क्लोनिंग साइट्स कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। जनरली मैंने बताया था आपको कि क्लोनिंग साइट को हम यूज करते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, जो जीन जहां प्रेजेंट होता है वेक्टर के अंदर, ठीक है, उन्हीं साइट्स को, ठीक है, ऐसा जीन जहां पर क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन प्रेजेंट है, तो उसी साइट को हम क्या करते हैं, क्लोनिंग साइट के रूप में यूज करते हैं, जहां पर हम अपना फॉरेन डीएनए या फिर एलियन डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, वहां पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया था किसके बारे में कि हमने तो फॉरेन डीएनए को लिया और हमने क्या है, जो बैम H1 वाली जो साइट थी हमारी, ठीक है, बैम H1 वाली जो साइट थी ये वाली, यहाँ पर हमने क्या किया, तो बैम H1 वाली साइट थी, यहाँ पर हमने क्या किया, तो टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन था हमारे यहाँ पर जो प्रेजेंट था, जो पीबीआर 322 को क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर ये ऐसा ई कोलाई बैक्टीरिया जिसके अंदर पीबीआर 322 आपका प्लाज्मिड प्रेजेंट है, अगर इसको हम टेट्रासाइक्लिन के ऊपर ग्रो करवाते हैं, तो ये बेटा ग्रो कर, ये तो क्या है, ग्रो कर पाएगा। ठीक है, ग्रो करेगा वहां पर। ये बात समझ में आ रही है? क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस वाला जीन था जो प्लाज्मिड के पास था, वो हमने हटा दिया, और वहां हटा के हमने क्या कर दिया, अपना जो फॉरेन डीएनए था, जो एलियन डीएनए था, वो लगा दिया। अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर हम ग्रो करते हैं तो ये टेट्रासाइक्लिन के मीडिया के ऊपर, ये ऐसा मीडिया जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है एंटीबायोटिक, उसके ऊपर ये ग्रो नहीं करता। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेक्टेबल मार्कर की बात हो रही थी ना, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है। तो ये एंटीबायोटिक वाला जो जीन था, जो सेगमेंट है प्लाज्मिड के डीएनए अंदर, उसे ही हम क्या करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज करते हैं। और ये ऐसा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो जिसने क्या है, टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस को खो दिया है। ठीक है, ऐसा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसने टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस को खो दिया है ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है, एलियन डीएनए के दोस्तों एक ही बात है। ठीक है, उसके इंसर्शन के कारण, वहां पर लगा देने के कारण उसकी जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन वो उससे कम होती है। इसे ही कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, ये कल भी बताया था मैंने, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है कि इतना काम करने के बाद कि हम भाई देखो, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसके अंदर हमने अपना क्या है, प्लाज्मिड डाल दिया, पीबीआर 322 डाल दिया आफ्टर रिकम्बिनेंट। ठीक है, आफ्टर रिकम्बिनेशन,
वहां पर डीएनए डालना इंसर्ट करने के बाद हमने क्या कर दिया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। आप ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है भाई। हमने एक बैक्टीरिया उठाया, उसके अंदर हमने ये प्लाज्मा डाल दिया अपना, और उसको फिर क्या ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। अब ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, एक वो और एक नॉर्मल ई कोलाई, दोनों के दोनों साथ ग्रो करेंगे भाई, वो तो दोनों के दोनों बैक्टीरिया साथ साथ ग्रो करेंगे। हमें पहचानना है कि हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए वाला एक कोई बैक्टीरिया कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली जनरल की बात कर रहा हूं, आमतौर पर पहले क्या किया जाता था कि पहले पर क्या किया था कि ये जो बैक्टीरिया थे इनको दोनों एंटीबायोटिक के ऐसा मीडियम जिसके अंदर दोनों एंटीबायोटिक प्रेजेंट थी, दो मीडिया हमने लिए। एक के पास क्या था, एक एक मीडिया के अंदर क्या था, एम्पिसिलिन था एंटीबायोटिक, और दूसरा मीडिया क्या था, उसके पास क्या था, टेट्रासाइक्लिन था। ठीक है, एम्पिसिलिन वाले मीडिया में बेटा ये क्या है आपका, दोनों ही बैक्टीरिया क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे। दोनों ही बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कि, सॉरी, दोनों ही बैक्टीरिया क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के पास क्या प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस की जीन प्रेजेंट है। जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। मगर हमने उसको फिर टेट्रासाइक्लिन वाले के ऊपर ग्रो करवाया, टेट्रासाइक्लिन वाले को ग्रो करवाया, तो टेट्रासाइक्लिन वाले को जो ग्रो करवाया तो आपका नॉर्मल जो ई कोलाई था वो ग्रो कर जाएगा। मगर जिसके पास आर डीएनए प्रेजेंट है वो ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जो जीन था जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था उसके पास नहीं था। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने रिकम्बिनेंट डीएनए वाले बैक्टीरिया को नॉर्मल बैक्टीरिया से हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये वाला बैक्टीरिया हमारा है, इसको वहां से निकाल लेंगे। ठीक है भाई, मगर ये जो प्रोसेस था कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाला तरीका था, काफी लेंथी प्रोसेस है, काफी लंबा प्रोसेस है। ठीक है, जिसके चलते काफी लंबा टाइम लग जाता है पहचानने में कि हमारे वाला जो बैक्टीरिया कौन सा है। तो एक ऐसा तरीका खोजा गया जिसमें क्या ढूंढा गया बेटा, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सर्किल मार्कर को डेवलप किया गया जहां पर हम क्या कर सकते थे, रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट, ठीक है, रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते थे। ठीक है, तो कौन सा मेथड था, ऐसा मेथड जिसमें बैक्टीरिया को क्या करते हैं बेटा, ग्रो करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि पर्टिकुलर कलर जो ग्रोइंग जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस करता है ऑन द सबस्ट्रेट, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट ऑन विच दे आर ग्रोइंग। ठीक है, जैसे क्रोमोजेनिक मतलब कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट था, यानी कि ऐसे सबस्ट्रेट के ऊपर हम ग्रो करवाते हैं। तो ई कोलाई बैक्टीरिया है, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर वहां पर हमें देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब उसके पास क्या प्रेजेंट हो, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। ठीक है, कैसा एंजाइम बेटा, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रेजेंट हो, जो क्या करता है, गैलेक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट करता है, गैलेक्टोज में, और किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया गया कि जो हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए था, यानी कि हमने जो डीएनए को डाला, ठीक है, बीटा, मैंने क्या नाम बताया यहाँ पर, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, जो लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है। अगर आपको याद हो, लैकोप्रोन हमने पढ़ा था, वहां पर भी ये एंजाइम के बारे में जिक्र हुआ था। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ता है, किसमें, गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। तो उस सेगमेंट के ऊपर जहां पर ये एंजाइम प्रेजेंट है, जहां पर ये एंजाइम प्रेजेंट है, हमने क्या किया, इस जीन को हटा के, उस डीएनए के सेगमेंट को हटा के हमने क्या डाल दिया, अपने वाला जो डीएनए हमें डालना था, आर डीएनए, यानी कि फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए, उसको हमने इस बीटा गैलेक्टोसिडेज की जगह पर हमने इंसर्ट कर दिया। ऐसा जीन जो एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उस जीन को हमने हटा दिया। तो ये एंजाइम क्या करेगा, अब ये एंजाइम बनेगा नहीं, एंजाइम बनेगा नहीं तो लैक्टोज को वो तोड़ नहीं पाएगा।
इसमें गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में, ठीक है। और एक हमारा क्या था, नॉर्मल आपका इक्वल था, जिसके अंदर क्या ये जीन प्रेजेंट था। दोनों को हमने ग्रो करवाया, ठीक है, किसके ऊपर, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर, जो कि एक्स जेल, ठीक है, एक्स जेल। इसका नाम पूरा क्या है, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो बीटा डी ग्लेक्टोपाइरोनोसाइड, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है उसका नाम क्या है, सबस्ट्रेट का नाम क्या है, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो बीटा डी ग्लेक्टोपाइरोनोसाइड, ठीक है। जो उसके ऊपर ग्रो करवाया गया, जो नॉर्मल आपका बैक्टीरिया था, जिसके अंदर आर डीएनए यानी कि नॉन ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्मेट जो बैक्टीरिया था, वो क्या करता है, ब्लू कलर प्रोड्यूस की कॉलोनी प्रोड्यूस करता है, जिसके पास ये इंसर्ट नहीं है, यानी कि ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए जिसके पास नहीं है, वो क्या करेगा, वो ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फास्ट मेथड था। मगर ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास हमारा फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है, एलियन डीएनए प्रेजेंट है, वो इस कलर को प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास वो एंजाइम, वो जीन है जो बीटा गैलेक्टोसिडेज को बनाए, ठीक है। तो इसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे वाला रिकम्बिनेंट कॉलोनी कौन सी है और नॉन रिकम्बिनेंट कॉलोनी कौन सी है। दोबारा सुनना बेटा, इस मेथड जो मेथड सेकेंड जो मेथड डेवलप किया गया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को, दोनों बैक्टीरिया, रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया को, दोनों को ही हम एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करवाते हैं, ठीक है। और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो हमारा कौन सा है, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो बीटा डी गैलेक्टोपाइरोनोसाइड। जब ग्रो करवाते हैं तो नॉर्मल जो बैक्टीरिया होता है, they produce blue colored colonies on this substrate, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, बीटा ग्लाइकोसिडेज का क्या है, बेटा एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। बीटा ग्लाइकोसिडेज का एंजाइम प्रेजेंट है, जो उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, लैक्टोज को तोड़ता है किसके अंदर बेटा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर, इसलिए ब्लू कलर की क्या है, कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। मगर जो रिकम्बिनेंट जो बैक्टीरिया था, जिसके पास हमारा एलियन डीएनए था, फॉरेन डीएनए था, वहां से हमने बीटा गैलेक्टोसिडेज का जो एंजाइम था, उसके जीन को हटा के हमने अपना एलियन डीएनए डाल दिया, फॉरेन डीएनए डाल दिया, जो हमें डीएनए डालना था, जिसके चलते बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा तो क्या है, वो ब्लू कलर की कॉलोनी फॉर्म नहीं करेगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट की जो होती है हमारी, क्या होती है बेटा, कि बीच का जो डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं कि हमारे वाला रिकम्बिनेंट कौन सा है और नॉन रिकम्बिनेंट कौन सा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जाता है ये, ठीक है। सेलेक्टिव मार्कर के बारे में पूछा जाता है, अरे ये तो डिटेल में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओरिजिन ऑफ रिप्लेस कोई क्लोनिंग साइट्स होती हैं, या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया कौन सा है, नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया कौन सा है। तो ये सारा मेथड आपको वहां पर क्या है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो हम प्लांट्स और एनिमल्स में यूज करते हैं फॉर क्लोनिंग ऑफ जीन्स, ठीक है। प्लांट्स की बात करें तो कॉमन जो बैक्टीरियम आपका है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसको याद कर लेना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया ये, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। ये क्या करता है, ये एक पीस ऑफ डीएनए को डिलीवर करता है टू ट्रांसपोर्ट द, मतलब कहने का मतलब है, ये जो बैक्टीरिया जब इन्फेक्ट करता है किसको, प्लांट को, तो वहां पर क्या है, ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है प्लांट के अंदर, ठीक है। ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है प्लांट के अंदर, और उसके पास क्या होता है, टीडीएन होता है, ट्यूमर फॉर्मिंग डीएनए, एक पीस ऑफ डीएनए होता है एग्रोबैक्टीरियम, डीएनए के अंदर एक जीन होता है जो क्या करता है, प्लांट के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। मगर इसको हम क्या है, अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। कैसे, हमने क्या किया, हमें पता है ये जो बैक्टीरिया है क्या करेगा, प्लांट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करता है और ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्या करता है, ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और हमने क्या किया, अभी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने क्या किया, उस जीन को वहां से हमने हटा दिया और अपना डिजायर्ड जीन वहां पर डाल दिया, जो हमें प्लांट में डालना डालना हमें, ठीक है। जिसके चलते वो इन्फेक्ट तो करेगा प्लांट को, मगर बीमारी को नहीं करेगा।
यूजफुल जो करेक्टर हमें देना था प्लांट के अंदर, वो करेक्टर उसके डीएनए के अंदर वो डाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस बैक्टीरिया का जो क्या है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, उसको अपने बेनिफिट के लिए हमने क्या इसको इस्तेमाल कर लिया, अपने बेनिफिट के लिए क्या कर लिया, इसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है भाई, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन बैक्टीरिया है जिसको हम यूज करते हैं इन क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा रेट्रोवायरसेस होते हैं एनिमल्स के अंदर, इनके पास भी एबिलिटी होती है कि जो नॉर्मल सेल्स को क्या करते हैं कैंसरस सेल्स में क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। इनको स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं स्टडी करके हम उन डीएनए के उस पार्ट को हम अलग से निकाल कर जो क्या कैंसर कॉज करता है उसकी जगह हम अपना जो बेनिफिशियल जो आपका डीएनए है, जो एलियन डीएनए जो हमें चाहिए, उसको हम क्या कर सकते हैं डाल के उसको अपने बेनिफिट के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, प्लाज्मिड्स की बात करें, पीबीआर 322 पढ़ा था, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है पीबीआर 322। इसके ऊपर नीट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीबीआर 322 के ऊपर। ठीक है, एक नोट लिखना भी हमारा बोर्ड के अंदर आ सकता है। ठीक है, इसको याद रखना पीबीआर 322। ठीक है, ये प्लाज्मिड क्या होते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रकार के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जिसके चलते वो क्या करते हैं विच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, अपने आप ही बैक्टीरिया के अंदर के अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, तो प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से लेके उसको कंबाइन करके डिजायर्ड डीएनए के सेगमेंट के साथ और विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज होता है दोनों सेगमेंट को जोड़ने वाला एंजाइम। ठीक है, इसको हम मोलिकुलर ग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलिकुलर ग्लू के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सा नाम याद रखना जरूरी है, मोलिकुलर सीजर, मोलिकुलर स्कैल्पल्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, और डीएनए लाइगेज हमारा क्या है बेटा मोलिकुलर ग्लू है, एक प्रकार का गोंदा काम करता है, चिपकाने का काम करता है। ठीक है, a plasmid carrying the DNA of another organism integrated with it is known as recombinant DNA, recombinant plasmid और hybrid plasmid और chimeric plasmid। ठीक है, ऐसा प्लाज्मिड जो फॉरेन डीएनए को कैरी करता है अपने साथ उसे कहते हैं हम आर प्लाज्मिड या हाइब्रिड प्लाज्मिड या फिर काइमेरिक प्लाज्मिड। एग्जांपल हमारा कौन सा है? पीबीआर और वेक्टर प्लाज्मिड। पीबीआर 322 की बात हो रही है जो कि डिस्कवर किया था बोलीवर ने। ठीक है, एंड रोड्रिगोज ने। और पीयूसी की बात करते हैं वेक्टर ऐसा प्लाज्मिड है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर क्या है डिस्कवर किया गया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया था। ठीक है, इसका एक टॉपिक और है हमारा छोटा सा बड़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर, उसको कल वाले लेक्चर में कवर करेंगे हम, उसके नोमेनक्लेचर कैसे होता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से और कौन कौन से साइट पर वो रिकॉग्नाइज करता है साइट्स को। ठीक है, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे हम। अब दूसरा हमारे पास क्या वायरसेस। ठीक है, जो डीएनए और सर्टेन वायरस आर आल्सो सूटेबल फॉर यूज एज अ व्हीकल डीएनए। ठीक है, व्हीकल डीएनए के रूप में उसको वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, कुछ वायरस के डीएनए को भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरिया क्या करता है बेटा इन्फेक्ट करता है ऐसा वायरस। ठीक है, हैज बीन यूज्ड टू ट्रांसफर जीन्स फॉर बीटा ग्लैक्टोसिडेज फ्रॉम एस्चेरिचिया कोलाई टू ह्यूमन सेल्स। ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज के जो जीन है उसको एस्चेरिचिया कोलाई से निकालकर हमने ह्यूमन सेल्स के अंदर को इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर डालकर ई कोलाई का जो प्लाज्मिड था उसके अंदर जो, ठीक है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वही। और लेमडा फेज हमारा लेमडा फेज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग लैक जीन्स ई कोलाई टू हैप्लॉइड कैलस ऑफ टोमेटो। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेमडा फेज को जो वायरस है आपका, ठीक है, उसको भी हम यूज करते हैं लैक जीन को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम ई कोलाई से किसके अंदर टोमेटो के अंदर। टोमेटो कौन सा? हैप्लॉइड कैलस। कैलस क्या होता है भाई? अनऑर्गेनाइज अनडिफरेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग मास ऑफ ए सेल्स, उसे कैलस कहते हैं हम। तो कैल्शियम में ट्रांसफर करने के लिए लेमडा फेज यूज करते हैं, वहां से बैक्टीरियोफेज को यूज किया हमने। अब आता है कुछ और टर्म्स हमारी हैं, जैसे कि वेक्टर डीएनए को क्या कहते हैं हम? पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पैसेंजर डीएनए। इट इज द डीएनए व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर बाय कंबाइनिंग इट विद द व्हीकल डीएनए। ठीक है, पैसेंजर है, व्हीकल हमारा क्या है? वेक्टर ले जाने वाला कौन सा आपका? व्हीकल डीएनए है, प्लाज्मिड का डीएनए। और उसके ऊपर बैठ के जाने वाला कौन है? जो फॉरेन डीएनए हम डालते हैं, जो एलियन हम डीएनए हम डालते हैं, ठीक है, वो बैठ के जाता है वेक्टर डीएनए के साथ वेक्टर के ऊपर, तो उसे कहते हैं पैसेंजर डीएनए। ठीक है, फॉरेन डीएनए
एलियन डीएनए और पैसेंजर डीएनए, बेटा ये सारे के सारे एक ही के नाम है। डोंट गेट कंफ्यूज कि पैसेंजर डीएनए कौन सा होता है, फॉरेन डीएनए कौन सा होता है और एलियन डीएनए क्या होता है, ये तीनों एक ही के नाम है बेटा, ठीक है। जो पैसेंजर डीएनए होता है कैसा हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, वो सिंथेटिक भी हो सकता है और रैंडम भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है, ऐसा डीएनए जिसको हम क्या करते हैं एमआरएनए टेम्पलेट पे यूज, एमआरएनए टेम्पलेट को यूज करके बनाते हैं, इस प्रकार के डीएनए को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये ऐसा भी हो सकता है पैसेंजर डीएनए, ठीक है। एक सिंथेटिक डीएनए एस डीएनए भी हो सकता है, जो कि सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ऑन डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। डीएनए टेम्पलेट पर हमने क्या है कि नया डीएनए बनाया विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, इससे कहते हैं सिंथेटिक डीएनए। एक होता है रैंडम डीएनए, ये भी पैसेंजर डीएनए का एक टाइप है। इट रिफर्स टू स्मॉल फ्रेगमेंट्स फाउंड बाय ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये वो डीएनए है जिसको हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, किसी डीएनए के फ्रेगमेंट्स को देते हैं, फ्रेगमेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी, उसे कहते हैं रैंडम डीएनए, ठीक है। ये कुछ टाइप्स है हमारे किसके, आपके पैसेंजर डीएनए के। अब लास्ट जो थर्ड हमारा जो टूल है वो हमारा कौन सा, कंपिटेंट होस्ट होना चाहिए। कंपिटेंट होस्ट यहाँ पर कौन सा है बेटा, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था ई कोलाई बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया यहाँ पर क्या है, दिस इज ए कंपिटेंट होस्ट, जिसके अंदर हमने उस डीएनए को डालना है और वहां से अपना प्रोडक्ट बनवाना है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन बनवाया हमने ई कोलाई से, हमें ह्यूमन का इंसुलिन का जीन हमने डाल दिया प्लाज्मिड के अंदर, प्लाज्मिड को डाल दिया हमने बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। अब ई कोलाई बैक्टीरिया क्या कर रही है, एक प्रकार का फैक्ट्री का काम कर रही है, फैक्ट्री है वो, ठीक है। वो ह्यूमन के इंसुलिन को बना रही है। तो यानी कि जो होस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमारे लिए प्रोडक्ट तैयार करेगा, ठीक है। जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया होगा, ई बैक्टीरिया हमारा क्या है, एक होस्ट है जो उस फॉरेन डीएनए को ले सके, ठीक है, फॉरेन डीएनए को अपने अंदर समाहित कर सके, वो कहलाता आपका कंपिटेंट होस्ट, ठीक है। फॉर प्रोपेगेशन ऑफ डीएनए मोलिक्यूल होस्ट सेल्स आर रिक्वायर्ड, होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है। होस्ट सेल्स लाइक ई कोलाई, ईस्ट हो गया, एंड प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। ई कोलाई को, ईस्ट को, प्लांट और एनिमल सेल्स को हम यूज करते हैं एज ए होस्ट। सबसे पॉपुलर कौन सा है, अब कौन सा आपका होस्ट कौन सा है बेटा, ई कोलाई जो बैक्टीरियम सबसे पॉपुलर और एक्सटेंसिवली यूज बैक्टीरियम होता है फॉर द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसा क्यों होता है, इसके दो रीजन है। ई कोलाई के एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है जिसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है, उसको ग्रो करवाया जा सकता है। दूसरा क्या है, ये वैरायटी ऑफ वेक्टर को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड है, काफी सारे प्लाज्मिड भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इसके लिए, अंडर ऑप्टिमम कंडीशन क्या होता है, बैक्टीरिया अपने आप को डबल करता है एवरी 20 मिनट्स, ठीक है। अपने नंबर को हर 20 मिनट के बाद क्या डबल करता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम ले सकते हैं इससे, ठीक है। व्हेन बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस रिकम्बिनेंट डीएनए आल्सो रिप्रोड्यूस, ठीक है। जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा तो साथ ही साथ रिकम्बिनेंट डीएनए भी क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है जो बना रहा है उसकी क्वांटिटी भी क्या है, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, हमने टूल के बारे में बात कर ली, ओराई के बारे में हमने बात कर ली, हमने बात करी किसके बारे में, सेलेक्टिव मार्कर्स के बारे में बात करी, हमने क्लोनिक साइट्स के बारे में बात करी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट कंपिटेंट होस्ट के बारे में बात करी। देखो अब होस्ट में हमने डीएनए डालना है, सारा काम हमारा तैयार है, हमने क्या करना है, जो डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए है जो जोड़ा था हमने प्लाज्मिड के साथ, वेक्टर के साथ, उसको हमने डालना है किसके अंदर बेटा, कंपिटेंट होस्ट के अंदर। वो डालेंगे कैसे, नॉर्मली वो उसको हम डायरेक्टली डाल नहीं सकते, क्यों डाल सकते, कि जो डीएनए जो होता है बेटा, जो डीएनए हमने बनाया था वो डीएनए कैसा होता है, एक प्रकार का हाइड्रोफिलिक होता है, कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, मगर कैसा होता है, एक लाइकोफोबिक होता है। लाइकोफोबिक का मतलब है ये लिपिड से हेट करता है, ठीक है, लिपिड से हेट करता है, लिपिड से नफरत करता है, उसे दूर भागता है। तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या है, आपको लिपिड समूह देखने को मिलते हैं, ठीक है, लिपिड समूह देखने को मिलते हैं, जिसके चलते डीएनए उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि बताया मैंने डीएनए क्या है, लाइकोफोबिक है, वो लिपिड से नफरत करता है, लिपिड से दूर भागेगा, इसके चलते उसके अंदर जाएगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो
होस्ट की जो सेल वाल है, यानी कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है, उसे हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो फॉरेन डीएनए को, यानी कि बाहर डीएनए जिसके अंदर डाले हम उसको एक्सेप्ट कर सके, उसके अंदर वो जा सके। हम कैसे कर सकते हैं भाई? हम इसको बैक्टीरिया की सेल वाल को हम ऐसे तैयार कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग द सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया, बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ डायवोलिटिक कैटायंस लाइक कैल्शियम, लाइक लाइक कैल्शियम। जब कैल्शियम से ट्रीट करते हैं हम बैक्टीरिया को, तो क्या होता है बेटा, ये कैल्शियम क्या करता है कि जो कैटायन क्या करता है, लिपिड्स को भी क्या करता है, बाइंड कर लेता है, और डीएनए है, डीएनए को भी जो है उसको नेगेटिव चार्ज है उसको बाइंड कर लेता है, जिसके चलते डीएनए क्या है, होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, यानी कि डाइवेलेंट कैटायन की मदद से अगर हम मिल क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को कैल्शियम क्लोराइड के साथ CaCl2 के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, जिसके चलते क्या करता है, जो कैल्शियम जो आयन होता है ये परमिएबल बना दे, बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है उसको परमिएबल बना देता है डीएनए के लिए, जिसके चलते डीएनए क्या है आसानी से बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है। क्लियर है? ठीक है भाई, तो याद रखना कौन सा कंपाउंड है, वो कैल्शियम क्लोराइड है, जिससे हम ट्रीट करते हैं डीएनए को, सॉरी बैक्टीरिया को। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास कौन सा है, दूसरे मेथड और हैं, जैसे कि डायरेक्ट ट्रांसफर करना और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर करना। एक तो हमारा हो गया, हमने क्या है, वो तो हम इनडायरेक्ट ट्रांसफर था, हमने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड से बैक्टीरिया को ट्रीट किया और वो उसका पोर साइज खुल गया, उसका खुलने के कारण क्या है, डीएनए में पहुंच गया। और मेथड कौन कौन से भाई, एक है माइक्रो इंजेक्शन है, एक है हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन, एक हमारा केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर है, एक है बायोलिस्टिक मेथड और जीन गन मेथड है। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये जो फिगर आपके सामने है किसके बड़ा, ये माइक्रो इंजेक्शन की, ये जो वाली फिगर है ये माइक्रो इंजेक्शन की है, राइट साइड में। इसमें क्या करते हैं, जो पास सेल होता है उसको विद द हेल्प ऑफ होल्डिंग लिक्विड के साथ पकड़ते हैं, ठीक है, और एक माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, निडल के द्वारा फॉरेन डीएनए को उस पर्टिकुलर सेल के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली हम डाल दिया सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, फिगर आपको नजर आ रही होगी, काफी कुछ क्लियर कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या, इलेक्ट्रोपोरेशन की बात करें, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कर सकते हैं भाई, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी से हम किसी सेल को ट्रीट करते हैं तो क्या होता है बेटा, जो पोर्स होती है बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर, वो पोर्स क्या होती है बेटा, चौड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसके चलते जो डीएनए होता है वो उनके अंदर क्या एंटर कर जाता है, किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे बेटा ये। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जैसे कि लाइसोजाइम है, कैल्शियम और केमिकल के अंदर कैल्शियम क्लोराइड की मदद से कर सकते हैं। तीसरा मेथड क्या कहता है, केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की मदद से भी, इस केमिकल की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर और होस्ट सेल के अंदर। चौथा मेथड है बायोलॉजिस्टिक मेथड और जीन गन मेथड। ठीक है, बायोलॉजिस्टिक और जीन नजर गन, यानी कि एक प्रकार की ऐसी गन होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, गोल्ड प्लेटेड क्या होते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, गोल्ड या सिल्वर प्लेटेड क्या होते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जिनको गन की मदद से प्लांट के अंदर डायरेक्टली क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि दिखा रखा है बीच वाली फिगर आपकी क्या है, ये आपकी जीन गन है। ठीक है, ये देखो दिखा रखा है, ये आपका पेट्री डिश है और यहाँ पर एक लीफ दिखा रखी है, लीफ के ऊपर हमने गन को रखा और यहाँ से हमने क्या गन को दबा दिया, और गोल्ड और सिल्वर प्लेटेड जो आपके क्या थे बेटा, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, उनको विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर देते हैं, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। क्लियर है? ठीक है, लिखा भी हुआ यहाँ पर, जीन गन बैरल है यहाँ पर, प्लास्टिक डिस्क विद डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स, और ये डिस्क टॉप्ड बाय स्क्रीन है, तो डीएनए कोटेड के आपके पार्टिकल्स है, और ये टारगेट प्लांट सेल दिखा रखा है। ठीक है, हाई स्पीड पे क्या करते हैं, हम फायर करते हैं प्लांट सेल के अगेंस्ट, और वो उस प्लांट सेल के डीएनए के अंदर क्या, न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाते हैं। एक तरीका हमारा ये है।
ठीक है भाई, तो ये थे कुछ मेथड हमारे किसकी मदद से। तो दोबारा हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब डीएनए को हम डाल सकते हैं किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, एक छोटी सी डिस्कशन और रहेगी हमारी, जैसे कि बताया था बेटा, कैल्शियम क्लोराइड से हम लोग ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, वो जो एफिशिएंसी होती है डीएनए की एंटर करने की बढ़ जाती है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि जो हमारा आरडीएनए है, आरडीएनए और होस्ट जो यानी होस्ट जो सेल है, जो बैक्टीरिया है, उसको हम इनक्यूबेट कर सकते हैं। ठीक है, इनको ग्रो करवा सकते हैं, इंक्यूबेट करा सकते हैं। पहले क्या करेंगे इसको बेटा, हम 42 डिग्री के सेल्सियस के तापमान पर हम क्या करते हैं, उसको इंक्यूबेट कराते हैं। हीट शॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, हीट शॉक कहते हैं। और उसको फिर क्या करते हैं, एकदम से बर्फ के ऊपर, आइस के ऊपर रख देते हैं। जिसके चलते क्या होता है, जो बैक्टीरिया क्या करता है, वो जो फॉरेन डीएनए है, जो एलियन डीएनए है, उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। हीट शॉक करने से क्या फायदा हुआ, तो हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस, जब हम इंक्यूबेट करते हैं तो पोर्स होती है बेटा, वो पोर्स का साइज बढ़ जाता है, और जो डीएनए है वो उसके अंदर चले जाता है, किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। और एकदम से हम जब रखते हैं किसके ऊपर, आइस के ऊपर, तो पोर का साइज क्या है बेटा, घट जाता है, पोर का साइज घट जाता है, जिसके चलते डीएनए बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड थे हमारे किसके बेटा, कैसे हम फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर क्या है, डाल सकते हैं। ठीक है, इनको याद रखना भाई। तो आज हमने बात करा किसके बारे में बेटा, हमने बात करा सिलेक्टिव मार्कर के बारे में, क्लोनिंग साइट्स के बारे में। ठीक है, और हमने बात करी किसके बारे में, कि कंप्यूटेंट होस्ट के बारे में बात करी, और कंप्यूटेंट होस्ट के अंदर कैसे हम डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिसकी मदद से हम क्या डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं होस्ट सेल के अंदर, उसके बारे में बात करी। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर रहता है, वो है हमारा कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं हम, कैसे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। कुछ मेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन से हैं और उनकी रिकॉग्निशन साइट कौन कौन सी होती है, और उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं, तो कल वाले लेक्चर को हम कवर करेंगे। ठीक है भाई, ये तो था हमारा